चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो एचडी विद्या का एक सिलेबस का एक चैप्टर रह गया है, उसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद और भी किसी बच्चे का कोई सिलेबस रह जाए तो बता देना कि सितंबर में किसी बच्चे का कोई सिलेबस रह जाता है। तो फिलहाल के लिए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारा 10th चैप्टर है। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके अंदर कुछ बेसिक्स चीजें आएगी, वो आपको पता होनी चाहिए। मैंने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको टेबल याद करवाया, साइन 00, साइन 30 1/2। याद है आपको सारे बच्चों को? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं याद है वो मेरे को बता सकता है। टेबल का हर क्वेश्चन के अंदर उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी आपको। कोई ऐसा बच्चा क्लास में है जिसको टेबल याद नहीं है? वो टेबल समझ में आ गई किसकी बात कर रहा हूँ? साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, तो ये हमारे को एक तो टेबल याद होना चाहिए। अब मैं रेंडमली, सुन लो, किसी भी बच्चे से नाम लेके पूछूंगा और विद इन अ सेकेंड उसका आंसर आना चाहिए। अगर बच्चा चुप हो गया तो समझ लो उसको नहीं आता। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने आपको टेबल याद करवाया था। ठीक है, तो एक तो आपको इस चैप्टर के लिए वो टेबल याद होना चाहिए। दूसरा सुनो, दूसरा क्या चीज याद होनी चाहिए आपको? कुछ बेसिक टर्म्स बता रहा हूँ, वो बेसिक टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। ऐसा चलो 3-4 मिनट ले लो और जो इंट्रोडक्शन, जो टेबल है वो एक बार ही देख लो सारे बच्चों ने, और आपने रैंडमली बताना है मेरे को टेबल की वैल्यू। साइन एक बार दोबारा बताना कौन सा टेबल है? आपको मैंने ये टेबल करवाया था ना, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये करवाया था ना, साइन, कोस और टेन, ये टेबल कराया था। तो मैंने इसमें क्या बताया था, एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। साइन 00, साइन 91, पहले 0 डिग्री और 90 डिग्री पे जो वैल्यूज है वो याद कर लेते हैं। साइन 00, साइन 91, कोस 01, कोस 90, टेन 00, टेन 90 नोट डिफाइंड। ये 6 वैल्यू याद कर लो। साइन 00, साइन 00, साइन 91, कोस 01, कोस 90, टेन 00, टेन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। तो मेरे मन में पता है क्या आता है? यूं आता है, ये टेबल तो छप भी गया, 0 1 1 0 0 नॉट डिफाइंड। तो साइन 00, साइन 91, कोस 01, कोस 90, टेन 00, टेन 90 नॉट डिफाइंड। तो 6 वैल्यू तो मेरे को याद हो जाती है। इसके बाद आते हैं कि इसके बाद ये हमारी वैल्यू होगी 6 याद। फिर मैंने आपको बोला था 30 डिग्री और 60 डिग्री पे जो वैल्यूज है वो याद होनी चाहिए। साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2। इसका उल्टा करोगे, कोस 30 √3/2 और कोस 60 1/2। और 30 डिग्री और 60 डिग्री पे देखेंगे, टेन 30 क्या होता था? टेन 30 कितना होता था? 1/√3। टेन की वैल्यू जितनी भी आती है कैसे आती है? साइन को कोस से डिवाइड करके। इसको इससे डिवाइड करो, देखो कितना आएगा? 1/√3। इसको इससे डिवाइड करो, क्या कर रहे हो? क्या कह रहे हो सर? अभी मैंने अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो बता दो क्या करवा रहे हो अभी आप? ये टेबल जो करवा रखा था। और बस अभी क्यों ये ज्वाइन करा? सर ये तो टेबल पहले ही हुआ हुआ है ना। अभी क्यों ज्वाइन करा, पहले ये बता। सर वो नेट ही नहीं चल रहा था। ये सबसे कॉमन है ना आंसर। सर वाईफाई का ना, वो भाई ने पासवर्ड चेंज कर दिया था, तो वो लगा नहीं हुआ था, तो मेरे को लगा कनेक्ट नहीं हो रहा। आज के बाद ना मैं मीटिंग लॉग कर दूंगा 5 बजे, ये याद रखना।
5 बजे के बाद अपनी जो कनेक्टिविटी है वो सब चेक करके रखना। 5 सर बजे के फिर बाद कोई 5 ज्वाइन ही नहीं कर पाएगा। इसमें मीटिंग लोग का ऑप्शन 5:40 का मतलब ही नहीं है, जब मीटिंग खत्म होगी तो उसके बाद दोबारा से मेरे को करना पड़ेगा ना वो तो। सर रिकॉर्डिंग सुन लेंगे फिर हम। जितने भी वहाँ वही तो मैं तुम्हें कहता हूँ, किसी बच्चे ने 10 मिनट बाद ज्वाइन करा तो 10 मिनट बाद पूछता कहता सर क्या हुआ है, ये कोई बात होती है, क्या हुआ है? जब लेट ज्वाइन सर हुआ अब गलती अगर तुम्हारी है। भगवान सामने तो मंदिर क्यों जाएंगे? कोई बात नहीं, मंदिर तेरे को भेजता हूँ अभी, चिंता मत कर। तो इतना याद आ गया, इतना याद हो गया। इसके बाद हम करते हैं साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2, और इनको डिवाइड करो, साइन को कोस से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा, तो 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करके 1। तो ये टेबल हर क्वेश्चन में आपको एकदम पक्का याद होना चाहिए। तो इन तीन का तो याद हो ही गया, साइन कोस टेन का। और कोसिकेंट का मैंने कहा था, कोसिकेंट की वैल्यू किस में देखते हैं? साइन में। जैसे कोसिकेंट 30 तुमसे पूछा तो आप किस में देखोगे? साइन में देखोगे। साइन 30 कितना होता है? 1/2, तो उसका उल्टा कर देंगे कोसिकेंट में, 2/1। अगर कोसिकेंट 30 तुमसे कोई पूछे तो कोसिकेंट की वैल्यू किस में देखनी है? साइन में, क्योंकि कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है। तो साइन 30 की वैल्यू जो भी होगी उसका उल्टा कर देना, कोसिकेंट 30 आ जाएगा। ऐसे अगर सेकेंड की वैल्यू देखनी है, मान लो सेकेंड 45 डिग्री, सेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का। सेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का। तो अगर तो कोई तुमसे पूछे सेकेंड 45, तो इसकी वैल्यू किस में देखनी है? कोस में। कोस 45 देख लो और उसका उल्टा कर दो, तो उसका आंसर आ जाएगा √2/1। ऐसी कोई तुमसे पूछे कोट थीटा कितना होता है, तो कोट किसका रेसिप्रोकल होता है? 10 का। तो तुमसे कोई पूछे कोट 60 डिग्री कितना होता है, तो कोट 60 10 60 देखो कितना होता है? 10 60 1/√3। √3, तो 1/√3। तो सबसे पहले तो हर बच्चे को ये टेबल याद होना चाहिए। और तुम्हारे को फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इसका क्वेश्चन बड़े कम चांस होते हैं कि एनसीईआरटी आएगा। इसका क्वेश्चन हमेशा आरडी में से बनता है, आरडी शर्मा के सोल्ड एग्जाम्पल में से। ठीक है, और मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन अपनी वर्कशीट में आरडी शर्मा से ही बनाए हैं। तो इसका आरडी शर्मा सोल्ड एग्जाम्पल कर लेना बस, तो आपका पक्का क्वेश्चन। और सोल्ड एग्जाम्पल कितने हैं टोटल? जो मेरी वर्कशीट है उसमें 30-35 क्वेश्चन होंगे टोटल, 15-16 ये 30-35 टोटल 45 क्वेश्चन है। ठीक है, फिलहाल एनसीईआरटी करने के बाद आपको मैं वर्कशीट भेज दूंगा आज, वो कर लेना। टेबल के बारे में हम पता चल गया आपको, ये टेबल याद, ये मैंने करवाया था, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसके अंदर कुछ 2-3 बेसिक टर्म्स हैं जो यूज होती है। एक वर्ड होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है? देखो, दो चीजें होती है। एक तो होता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन सा? जो देख रहा होता है। ठीक है, एक होता है ऑब्जेक्ट जिसको देख रहे होते हैं। मान लो मैं कार को देख रहा हूं तो मैं तो ऑब्जर्वर हूं, मैं देख रहा हूं। और किसको देख रहा हूं? कार को। तो कार क्या हुआ? मेरा ऑब्जेक्ट। तो एक वर्ड होता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब हम सब, जो जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा होगा। और एक जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं उसको। ठीक है, अगर ऑब्जर्वर नीचे है और ऑब्जेक्ट ऊपर है तो बंदा यूं देख रहा होगा, यूं देख रहा होगा ना ऑब्जेक्ट को। तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये क्या होता है हमारा? लाइन ऑफ साइट। और जहां पे ऑब्जर्वर होता है उससे आपने बनानी है एक हॉरिजॉन्टल लाइन। उससे क्या बनानी है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो ये एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ गया? जब कोई ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, याद रखना, ऑब्जर्वर नीचे, ऑब्जेक्ट ऊपर। ऑब्जर्वर नीचे और ऑब्जेक्ट ऊपर,
तो हमारा जो ये लाइन बन रही है जब हम देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और ऑब्जर्वर से आपने बनानी है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बना वो बना एंगल ऑफ एलिवेशन। कई बच्चे हमेशा पूरे चैप्टर में कंफ्यूज होते हैं सर एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में। अगला होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। लिखते जाओ साथ के साथ, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या कहता है, इस बार जो ये ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर देख रहा था ना, अब ऑब्जर्वर क्या करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा। ऑब्जर्वर क्या करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा। तो इस बार ऑब्जर्वर ऊपर है और ऑब्जेक्ट नीचे। तो हमारी लाइन ऑफ साइट क्या बन गई, ये वाली। और जहां पर ऑब्जर्वर होता है वहां से बनाओ एक हॉरिजॉन्टल लाइन। सर हमेशा ऑब्जर्वर के वहां से बनानी है। हाँ, ऑब्जर्वर से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। तो ऑब्जर्वर और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो ये एंगल बना, ये हुआ हमारा क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन। अगर कोई बच्चे को इन दोनों में कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। सिर्फ दो चीजें चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए, प्लस आपको वो टेबल साइन 00 साइन 31/2 ये वाली टेबल याद होनी चाहिए बस। अब इसके बाद तो आपकी प्रैक्टिस काम करेगी, मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। आपको क्लियर है ये दोनों की दोनों टर्म्स? सर इनको इन दोनों टर्म्स को डिफाइन कैसे करेंगे? को डिफाइन करना ही नहीं है, वैसे वो लैंग्वेज है, वो आप चाहे बुक में देख लेना। फिलहाल के लिए आपसे कभी डेफिनेशन नहीं पूछने वाली। सर एक बार दोबारा समझा दो ये। वैसे भी अगर तुम अपनी लैंग्वेज में देखना चाहते हो, अपनी लैंग्वेज में बोलना चाहते हो तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। क्या लिखोगे, जैसे फिर भी चलो मैं एक बार दोबारा बता, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर देखना। ऑब्जर्वर नीचे, ऑब्जेक्ट ऊपर। ऑब्जर्वर नीचे, ऑब्जेक्ट ऊपर। और ये जो हमारी आंखों की रेज है, इसको बोल दिया हमने लाइन ऑफ साइट। यहां से ये टकरारी होगी तभी तो दिख रहा है ना, ये हमारा लाइन ऑफ साइट हो गया। और ऑब्जर्वर से ही हमें हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल जो बना लाइन एंगल बनाएंगे ऑफ एलिवेशन। वो कौन सी साइड में बनाएंगे? क्या जो हम क्या लाइन चीज, बनाएंगे कौन सी वो लाइन, कौन हॉरिजॉन्टल लाइन? है? हाँ जी, लेफ्ट या हॉरिजॉन्टल राइट? लाइन कौन अरे यार, तो पूरी बना ले भाई। तो फर्क तो यही पूरी। होगा कि ये ठीक है, जो क्वेश्चन में होगा वो एक ही डायरेक्शन में तुम्हारे को पता चल जाएगा कैसे। फिलहाल एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बीच में डिफरेंस, ये आपको क्लियर होना है। तो ये हमारा ऑब्जर्वर नीचे होता है, ऑब्जेक्ट ऊपर होता है। ये हमारी हुई लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, उसके हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बना वो बना एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान देने वाली बात है, एंगल ऑफ एलिवेशन में हमेशा ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर देख रहा होता है, नीचे से ऊपर देख रहा होता है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऑब्जर्वर ऊपर होता है, ऑब्जेक्ट नीचे होता है। मतलब हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, ऑब्जर्वर नीचे की तरफ देख रहा होता है। जैसे कि मान लो मैं बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हूं और मैं कोई कार देख रहा हूं, तो अब क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन की डिप्रेशन, डिप्रेशन बनेगा ना, ऑब्जर्वर ऊपर है। अब मैं मान लो घर के नीचे खड़ा हूं और मैंने कोई हेलीकॉप्टर देख लिया, अब एलिवेशन क्या एंगल। बनेगा, एलिवेशन बनेगा। तो मैं जो ऑब्जर्वर अगर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तो एलिवेशन, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो डिप्रेशन। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो गया होगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एक्सरसाइज खोल लो जी, अपनी बुक खोल लो एनसीईआरटी। वैसे तो मैं सामने दिखा रहा हूं बट आपके साथ भी होनी चाहिए, आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा।
इसके अंदर टोटल 16 क्वेश्चन है। बट इसका एक्स्ट्रा आने की बहुत हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इसका एक्स्ट्रा आएगा। एनसीईआरटी और मतलब टोटल 50 क्वेश्चन करने हैं आपने गिन के, 50 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। फाइनल एग्जाम में भी इसका एनसीईआरटी आने की चांसेस बहुत कम होते हैं। इस साल आ जाए तो मुझे पता नहीं, नहीं तो फाइनल में भी एनसीईआरटी के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पढ़ना जरा क्वेश्चन। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. सर ये वैसे एंगल तो ऑफ देखो- एलिवेशन होएगा, क्या चीज है? ये एंगल ऑफ एलिवेशन होएगा। हाँ सुनते जाओ बेटा, जब मैं समझा रहा हूँ ना, जब क्वेश्चन खत्म करूँ तभी बोलना है बाप ने, ठीक है? पहले क्वेश्चन समझो, बोलना कम है हर बच्चे ने। जब मैं क्वेश्चन खत्म कर दूंगा ना तब आपने डाउट पूछना है, क्योंकि मैं क्वेश्चन वैसे भी ना कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करता हूँ, आपको पता है सोल्यूशन भी। तो आराम से पहली बार तो आराम से सुनना है, आपका डाउट ही नहीं रहेगा। तो देखो क्वेश्चन के अंदर ये आ गया जी, हमारे को क्या दे रखा है, एक वर्टिकल पोल दे रखा है। वैसे तो इस क्वेश्चन की फिगर गिवन है, तो 90% क्वेश्चन में हमारे को फिगर बनानी होती है। वो कह रहा है एक पोल है, पोल कौन सा लेट कर लिया मैंने, ये ए बी दिख रहा है, ए बी पोल है। कह रहा एक आर्टिस्ट क्लाइंब कर रहा है, क्या रोप, क्लाइंबिंग रोप का मतलब समझ लो चढ़ के नीचे जा रहा है। तो कह रहा है जो रोप है ना, एक तो ये पोल के टॉप से हमने टाइट कर रखा है मतलब, और एक ग्राउंड के बॉटम से, ग्राउंड लेवल हमारा ये बीसी। तो इस तरीके से यूं क्लाइंबिंग कर रहा है। रोप की लेंथ जो है वो है 20 मीटर। रोप की लेंथ कितनी है? 20 मीटर। आगे जब रखा है रोप और जो ग्राउंड लेवल है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री, ठीक है? तो हमसे फाइनली अब क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की लेंथ पूछी जाती है, पोल की लेंथ। तो पोल की लेंथ देखो, सबसे पहले लिखने का तरीका होता है वो लिख लो हमेशा, सॉल्यूशन क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो हमारे को फिगर में दे रखी है ए बी, हेयर ए बी क्या है हमारा, रिप्रेजेंट अ पोल, रिप्रेजेंट अ पोल। और फिगर में देखोगे एसी क्या है मेरा, रोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। एसी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रोप लिख लो या लेंथ ऑफ रोप लिख लो, कोई फर्क नहीं। एसी रिप्रेजेंट अ रोप, ए बी रिप्रेजेंट अ रोप एंड एसी रिप्रेजेंट अ रोप। कैमरा राइट में कर दो। ठीक है, तो ए बी रिप्रेजेंट क्या किसको कर रहा है? पोल को, रिप्रेजेंट अ पोल या लेंथ, रिप्रेजेंट अ लेंथ ऑफ पोल लिख लो, तो पूरा ही लिख लो, जो मर्जी लिख सकते हो, लेंथ ऑफ पोल। और एसी क्या है? लेंथ ऑफ रोप, ठीक है? फिगर क्या थी हमारे पास, इस तरीके से थी, ए बी ए सी, ठीक है? एसी की लेंथ कितनी दे रखी थी? 20 मीटर। ये एंगल दे रखा था हमारे पास 30 डिग्री।
अब आ जाते हैं हमें क्या निकालनी थी, एक पोल की लेंथ निकालनी थी ना। अब तुम इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखो तो आपको क्या गिवन है ये समझो। जो पोल है, पोल की लेंथ निकाल, देखो इस ट्राइंगल के अंदर एक तो मुझे ट्राइंगल की एक साइड पता है और एक पोल पता है, एक एंगल पता है, सॉरी। इस ट्राइंगल के अंदर हमारे को क्या पता है, एक हमें एक साइड पता है और एंगल पता है। तो हम ना ये दोनों साइडें निकाल सकते हैं और ये मैंने सिखाया भी है सेकंड एक्सरसाइज के अंदर इंट्रोडक्शन में। फिर भी मैं तुम्हारे को दोबारा याद करा देता हूँ क्या करवाया था। अब मान लो आपने निकालनी है ये वाली लेंथ एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपने क्या करना है कि जोन सी साइड निकालनी है और जोन सी साइड गिवन है आपको, इन दोनों को डिवाइड कर लो। आपने डिवाइड करा, ए बी मुझे निकालनी है और ए सी मुझे पता है। अब टू साइन नाइन्थ चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेनियस। और तीसरी चीज साइड बची बेस। तो क्या करना है आपने इस केस के अंदर, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस करा ना हमने एक तरीके से, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस कितना होता है, साइन। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और AC मेरा कितना था, 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AC वैल्यू कितनी आई है, 20 उधर चलेगा, 20/2। ये आ जाएगा मेरा AC की वैल्यू 10 मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ पोल इज 10 मीटर। जोन सी साइड पता है, जोन सी साइड निकालनी है और जोन सी साइड पता है, उनको डिवाइड कर लो। तो मैंने AB हमें निकालनी थी, AC हमें पता है, तो दोनों को डिवाइड करके देखा मैंने। परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से डिवाइड किया था। परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से डिवाइड करने का मतलब कितना था, साइन। कैसे पता चला, पंडित बद्री प्रसाद वाले रूल से मैंने बताया था ना आपको। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है साइन। तो साइन कौन सा एंगल लिया था, 30। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके AC की वैल्यू आ गई, वही हमें निकालनी थी। सर AB की वैल्यू है ओ सॉरी, AB की। ये ठीक कर लो, गलती से लिख दिया, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ गई बात। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया पूछ सकता है। सर जो क्वेश्चन में दिया हुआ क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग का मतलब ये नहीं होता कि चढ़ना या उतरना होता है। चढ़ ले उतर ले क्या फर्क पड़ता है, नहीं फिर आपने कहा फिगर था ना तो वो, फिगर तो यही बनेगी। नहीं वैसे ही मैं कॉमनली पूछ रहा हूँ, जैसे क्लाइंबिंग का मतलब क्या होता है, चढ़ना ही होता है ना। हाँ, वैसे क्लाइंबिंग का मतलब चढ़ना तो जनरली बोल देते हैं, बट क्लाइंब उतरना भी क्लाइंबिंग के अंदर ही आ जाता होगा मेरे अकॉर्डिंग। बट सर। चलो खैर, क्वेश्चन नहीं है क्लाइंबिंग अप या क्लाइंबिंग डाउन। हाँ क्लियर, अगर क्लियरली बोलते तो वो ठीक है, मगर चलो जो मर्जी लगा लो फिलहाल के लिए। अगला क्वेश्चन पढ़ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड। A tree break due to storm. A tree break due to storm and the broken part bends so that top of the tree touches the ground, making an angle 30 degrees with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meters. Find the height of the tree. दोबारा बुक साथ में अपने रखना, थोड़ा क्लियर यहाँ पे नजर नहीं आता, पर ध्यान से पढ़ना। A tree break due to storm and the broken parts bend so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degrees with it. देखो क्या कह रहा है, पूरा क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये 2।
इसके सॉल्यूशन के ऊपर मैं बात कर रहा हूं आपसे। इसका सॉल्यूशन कहता है कि मेरे पास एक ट्री थी, ट्री मैं कुछ इस तरीके से ले लेता हूं, यहाँ पे ले लेते हैं ए बी ट्री ले ली मैंने ट्री क्या ले ली, ए बी, ठीक है। और यहां से ड्यू टू स्टॉर्म यहां से ब्रेक हो गई, यहां से क्या हो गई, ब्रेक, ये ट्री ब्रेक हो गया यहाँ इस पॉइंट से। अब जो ये टूटा हुआ पार्ट है ना, यहाँ से जो ये टूटा है, ये जो इसका टॉप है ये टच कर गया ग्राउंड को, मतलब ये चीज ये टूटी और इस तरीके से आ गई। तो कैसे बनेगी इसकी फिगर, ए सी, और जो ये बी पॉइंट है ये ग्राउंड पे टच हो गई, ठीक है। और जो ये जो हमारा टूटा हुआ पार्ट है ये ग्राउंड के साथ एंगल कितने डिग्री का बना रहा है, बताओ, 30 डिग्री का। 30 डिग्री। और जो ये पॉइंट है ना जहां पे टच कर रहा है ये टूटा हुआ पार्ट, जहां पे टच कर रहा है उसका जो ट्री का बेस पॉइंट है, बॉटम है, उससे 8 मीटर डिस्टेंस पर है। पहले क्वेश्चन देखो, इस पूरे चैप्टर में ना क्वेश्चन की फिगर बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन देख के क्वेश्चन की फिगर गलती से भी गलत बन गई ना, तो समझ लो आपका पूरा गलत हो जाएगा। तो देखो जरा ये, वो मैं अभी लैंग्वेज में लिख दूंगा ना, क्या कहते हो, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सर एक बार ये बताना है, जैसे कि जो नीचे ए बी 8 सेंटीमीटर, ये कैसे पता चलेगा 8 मीटर? क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर नहीं, वो क्वेश्चन की लाइन नहीं समझ में आई, क्या बोले उसने, पॉइंट वेयर द वो कह रहा है टॉप। जो ये जो ब्रोकन पार्ट है ना, ब्रोकन पार्ट कौन सा है, सीबी ना, इस ब्रोकन पार्ट का जो ये टॉप है, ये टॉप ये टच कर रहा है ग्राउंड को। तो ये जब ये टूटा ना यूं, तो ये इसी का टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को, और वहां से जो है ग्राउंड के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना रहा है। और जो ये पॉइंट है ये ट्री के बॉटम के बीच में, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर। पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो क्या कह रहा है वो, वही जो ये जो ब्रोकन पार्ट है उसका टॉप जो है, जो टच को ग्राउंड, जो ग्राउंड को टच कर रहा है वो, और ट्री का बॉटम क्या है, ए, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर का। तो यहाँ पे ए बी रिप्रेजेंट अ ट्री लिख लिया फिलहाल के लिए मैंने। अब मुझे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द ट्री निकालना है। और लेंथ ऑफ द ट्री अगर ध्यान से देखो, दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया, एसी में प्लस बीसी में। तो मुझे अब एसी की भी लेंथ चाहिए और बीसी की। इस डायग्राम में मुझे अब एसी भी निकालना है और बीसी भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं इन राइट ट्राइंगल एबीसी के अंदर जोन सी साइड मुझे निकालनी है और जोन सी साइड मुझे पता है उसको डिवाइड करते हैं। AC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आ गया, 10 30। तो परपेंडिकुलर, तो ये मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा, AC हमारा ये 8 10 30 कितना होता है हमारा 1/√3। इस 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई से उधर करोगे तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 8/√3 मीटर, 8/√3 मीटर आ गई, ठीक है। दूसरी इसी के अंदर ही अगर मैं देखूं, मुझे BC भी निकालनी थी, तो BC ये अब जरूरी नहीं है, ए बी कैसे कर लिया आप, उसके सामने वाला भाई करते हैं ना, ये किसने कहा, या फिर जो एंगल गिवन ये है किसने उसको डिवाइड। भाई साफ शब्दों में बोला है, जोन सी साइड निकालनी है, जोन सी साइड गिवन है, हमेशा उन दोनों को डिवाइड करते हैं। सर साफ शब्दों में में दो AC, साइड बोली है ना, तो फिर हम दोनों में इसको ऐसे डिवाइड करेंगे फिर। हाँ 1 बाय 1 करेंगे। AC निकाल, पहले 1 बाय 1 निकालोगे, पहले AC निकालोगे और AB पता है, तो जोन सी साइड निकालनी है, जोन सी साइड गिवन है, दोनों को डिवाइड करके पहले AC निकल गया हमारा,
अब बीसी निकालनी है और ए बी हमें पता है, तो बीसी अपॉन ए बी। अब ये क्या होता है, देखो बीसी था हमारा हाइपोटेनियस और ये क्या है मेरा बेस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो कोस होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस कितना हो जाएगा, कोस का उल्टा सीकेंट, ये आ जाएगा सीकेंट 30। ठीक है, यहाँ पे चाहे लिख भी लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी, तो साइन उल्टा कोस का उल्टा सीकेंट होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोसिकेंट होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और सीकेंट क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमने क्या करा था, हाइपोटेनियस अपॉन बेस करा ना, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस सीकेंट। ठीक है, तो अब सीकेंट की वैल्यू किस में देखते हैं, कोस में। कोस 30 कितना होता था 1/2, तो सीकेंट 30 कितना हो जाएगा 2/1। और बीसी तो हमें निकालना है और ए भी हमें दे रखा था 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास आ जाएगा 16 मीटर। सीकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है, गलत पुट करी है, 2/√3 होती है भाई, क्या कर रहे हो। 8 को उधर लेके जाओगे तो बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 2 जा 16/√3 मीटर आ गई। एट को क्रॉस मल्टीप्लाई उधर ले जाके 16/√3 है। तो AC की वैल्यू आ गई 8/√3, BC की वैल्यू आ गई 16/√3। फिलहाल मुझे लेंथ ऑफ द ट्री निकालना था, देयरफॉर लेंथ ऑफ ट्री क्या था मेरा, AB विच इज इक्वल टू AC प्लस BC। AC की वैल्यू कितनी है 8/√3, BC की वैल्यू कितनी है 16/√3। एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 24/√3। इसको रैशनलाइज कर दोगे √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो 24√3 अपॉन 3, ये आ जाएगा मेरा 8√3 मीटर। 8√3 मीटर। क्या कहते हो, क्लियर है। सर ये जो हमने रैशनलाइज करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है वो हम लिखेंगे। लिख लियो भाई, तेरा मन करे तो, मन करे लिखो, नहीं मन करे तो समझ में आता है टीचर को इतना तो कि रैशनलाइज किया। आ गया समझ में सारे बच्चों को, क्वेश्चन सोल्यूशन सब कुछ आ गया ना भाई। देखो अब इसमें अगर ध्यान से देखो तो कितनी चीजें यूज हो रही है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए किसको किससे डिवाइड करके कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रही है। एक आपको टेबल आना चाहिए, एक तुम्हारे को फिगर पता होनी चाहिए, फिगर मतलब बनानी आनी चाहिए। तो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सर ये वाला क्वेश्चन बस 4 मार्क्स का है। और क्या देखो 90 मार्क्स का देंगे ये क्वेश्चन, बता। एक ही क्वेश्चन देते 90 मार्क्स का। नहीं मतलब कि ज्यादा मार्क्स का नहीं है सर क्वेश्चन। रीजॉइन करवा लो भाई मैक्सिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तुम्हारे को पता है। नहीं सर मैं कह रहा हूँ ये छोटा सा क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। अरे भाई ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा। अच्छा ठीक।